नमस्कार, स्वागत है आपका 5 की बात में। मैं हूं सिकता देव। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके शव को अस्पताल से निकाला गया है। शव को अंतिम संस्कार के लिए गाजीपुर ले जाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच की जाएगी। बांदा के सीजीएम न्यायिक जांच करेंगे। न्यायिक हिरासत में जो भी मौतें होती हैं उसकी न्यायिक जांच कराने का नियम है। बाहुबली नेता और कई मामलों में दोषी माफिया मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में कल तबीयत बिगड़ी और वो बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। वहां उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, यानी दिल का दौरा पड़ा और इलाज के दौरान ही मौत हो गई। फिर परिवार की मौजूदगी में आज मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया है। और मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का आरोप है कि उनके पिता को स्लो पॉइजन दिया गया। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है। पूरा परिवार हम और खुद हमारे फादर इस बात को कहते हैं हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ सुना, क्या सुना। तो परिवार लगातार आरोप लगा रहा है, मौत की जांच के बारे में जोर भी दे रहा है। मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला अंसारी से बात की है हमारे सहयोगी तनिष्क ने। आइए सुनते क्या कहा। हमारे साथ मुख्तार अंसारी के बड़े भाई जुड़े हुए हैं। सिबगतुल्ला जी, सबसे पहले ये सूचना आपको कब मिली, कितने बजे के आसपास ये सूचना मिली? रात में हम लोग की जो नमाज होती है तरावी की, उसी में हम थे तो एक लड़का यहाँ से दौड़ता गया कि न्यूज़ चैनलों पे उनकी हालत ख़राब की सूचना आ रही है, और वही पहली जानकारी थी। मीडिया के माध्यम से आपको पहली जानकारी मिली, कोई वहाँ से ऑफिशियल वो नहीं आया? अगर हम बात करें कि पिछले कई समय से तबीयत ख़राब चल रही थी, 2 दिन पहले भी अभी एडमिट हुए थे वो, तो आपको क्या मतलब उपचार को लेके क्या कहना है आपको? क्या उनको उपचार दिया ही नहीं गया। अफजाल साहब वहाँ पहुँच गए थे, उन्होंने अनुरोध भी किया प्रशासन से कि इनका प्रॉपर इलाज कराया जाए। साहब, अगर सरकार नहीं वहन करना चाहती है खर्च को तो हम करेंगे, इनको इलाज दिया जाए। लेकिन 2-4 घंटे में कुछ जांचें वाँचें करा के उनको फिर वापस भेज दिया गया, और वो बिगड़ती गई, हालत उनकी बिगड़ती गई। कल 2:30 बजे दिन में उनके छोटे बेटे से, वो जो पीसीओ वाले फ़ोन हैं उनसे बात हुई है, जिसमें वो बोल नहीं पा रहे हैं, और ये फिर शाम को ये हो ही गया सब। कोर्ट में जाने की भी बात हो रही है, अब आप लोग शायद कोर्ट में भी ले जाएंगे बात? हम ले जाएं या न ले जाएं, ऐसे गंभीर मसलों पर भी अगर कोर्ट संज्ञान खुद नहीं लेगा तो कब लेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। साजिश के तहत जेल के अंदर तमाम हत्याएं होती जा रही हैं, और कोई उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, इन्होंने हमसे बातचीत करी और उन्होंने बताया कि इनको कैसे पता चला और इनका क्या सोचना है इसके ऊपर। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष्क पंजाबी, NDTV। और मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। थाने में बंद रहने के दौरान, जेल के अंदर आपसी झगड़े में, जेल के अंदर बीमार होने पर
न्यायालय ले जाते समय, अस्पताल ले जाते समय, अस्पताल में इलाज के दौरान झूठी मुठभेड़ दिखाकर, झूठी आत्महत्या दिखाकर, किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर, ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह गैर कानूनी है। जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्य काल है। जो पूर्वांचल है उसकी राजनीति में काफ़ी उथल पथल की है। वो भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के अभियुक्त थे। वो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के भाई की हत्या के अपराधी थे। और गैंगवार की पॉलिटिक्स के यही नतीजे होते हैं जो मुख्तार अंसारी के साथ। नहीं, उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया। एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया। बस इतना ही कहना। इस हकीकत को, इस इतिहास को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो आप इसी तरह के बयान देंगे। जहाँ तक सवाल है, इसमें वहाँ के प्रशासन ने इस बारे में अपनी बयान दिया है और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इस तरह के मुद्दों पर भी इमोशनल एक्सप्लाइटेशन उसका करके सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ सियासी रोटियां नहीं सेकना को चाहते बल्कि प्रदेश के, देश के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की षड्यंत्र साजिशें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार कस्टोडियल डेथ बढ़ती चली जा रही है। ये चिंता की बात है। सजा देना, न्याय करना ये न्यायपालिका का काम होता है। मुख्तार अंसारी की फैमिली लगातार कह रही थी कि जहर दिया जा रहा है, जहर दिया गया है, उन्हें शंका हो रही थी, तो इस पे उसी समय कार्रवाई करनी चाहिए थी। आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक सवाल उठता है। दूसरा सवाल उठता है कि कोई भी अगर न्यायिक हिरासत में है तो उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, क्योंकि सजा तो और न्याय तो न्यायपालिका देगा। आखिर इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश के अंदर में क्यों बढ़ रही है, ये चिंता की बात है। और मेरा पूरा यकीन और विश्वास है और आग्रह है सर्वोच्च न्यायालय से कि ऐसी घटनाओं को संज्ञान में ले और उसकी इंक्वायरी करे। और बीएसपी की प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं और गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक। कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और अब सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह के पास। रणवीर, मुख्तार अंसारी का शव अब उनके परिवार को सौंप दिया गया है। अब परिवार ने आगे तय क्या किया है? देखिए, फिलहाल पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हैंडओवर करने की जो प्रक्रिया है उस पर फॉर्म भरा चुका है। लेकिन एक हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो मुख्तार अंसारी का शव है वो रवाना कर दिया है बांदा से गाजीपुर के लिए। मुख्तार अंसारी के शव के साथ उसका छोटा बेटा उमर अंसारी भी है और बड़े बेटे अब्बास अंसारी की बीवी निकहत अंसारी भी है। तो फॉर्मेलिटीज सब हो चुकी हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम में कुल 5 जो डॉक्टर्स थे, उन 5 डॉक्टर्स का कंसेंट यही है कि मुख्तार अंसारी कार्डियक अरेस्ट की वजह से मरा है। हालांकि ये सोर्सेज के हवाले से खबर है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को लेकर के है। अब डॉक्टर्स आपस में जब पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे ही कह सकते हैं। लेकिन जो पोस्टमार्टम हाउस में जो लोग मौजूद थे उनमें से एक सोर्स ने इस तरह की खबरें दी हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट को फिर आगे का जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें उसका शामिल किया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक कमेटी भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी थी मुख्तार अंसारी की, वो जेल में बंद था और जेल के अंदर मौत हुई है। इस वजह से जो सवाल उठाए गए थे उन सवालों को लेकर के क्या सच्चाई है समझने के लिए सरकार ने एक सीजेएम के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया है। वो कमेटी जांच करेगी कि जेल के अंदर क्या हुआ था, जेल के अंदर का सीसीटीवी तलाशा जाएगा, जो मेडिकल रिपोर्ट है, जिन डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट दिया है उनसे बयान लिए जाएंगे और तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे। क्योंकि सरकार को ये बात पता है कि अंसारी परिवार मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के कोर्ट जाएगा और दावा करेगा कि ये जो मौत हुई है ये नेचुरल मौत नहीं है और मारने की कोशिश है, ये दावा है।
अब सरकार के पास अपने तर्क हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट है, प्रिस्क्रिप्शंस है, जो इलाज अब तक हुआ है और वहाँ का सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो सबूत है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और विसरा, ये सारे प्रमाण लेकर के सरकार भी अपनी तैयारी कर रही है। तो फिलहाल जो शव है वो बांदा से रवाना हो चुका है 400 किलोमीटर दूर गाजीपुर, जिस गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का पैतृक घर है। यहाँ से 400 किलोमीटर जाने में लगभग 8 घंटे के आसपास का समय लगेगा, यानी रात लगभग 1 बजे के आसपास जो शव है वो गाजीपुर पहुँचेगा। परिवार को ये तय करना है कि जो सुपुर्दे खाक करने की प्रक्रिया होती है वो रात में होगी या फिर सुबह। जैसा कि आपने भी कहा रणवीर, परिवार तमाम आरोप मौत की वजहों को लेकर लगा रहा है। ऐसे में एहतियातन अब स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने क्या फैसले लिए हैं वहां पर? देखिए, परिवार ने इससे पहले कई बार आरोप लगाए। इसकी कहानी शुरू होती है रोपड़ से। पंजाब के रोपड़ जेल में जब मुख्तार अंसारी शिफ्ट हुआ तब योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी बुलवाया। जब लाया गया पंजाब से यूपी, तभी परिवार ने आरोप लगाया कि जिस तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, जिस तरह से गाड़ी पलट गई थी, इस तरह का कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुख्तार अंसारी बांदा जेल पहुंच गया। फिर आरोप लगाया गया कि जेल के अंदर जैसे मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी उस तरह से हत्या हो सकती है मुख्तार अंसारी की, लेकिन जेल में कभी कोई हमला नहीं हुआ। फिर तीसरा आरोप ये लगा कि कोई इंजेक्शन दिया जा रहा है और एक बार और दावा ये भी था कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक हुआ, लेकिन जब अस्पताल ले जाया गया तो जांच हुई, पता चला कि हार्ट अटैक नहीं बल्कि गैस बना था। तो लगातार इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार चूंकि मौत हुई है और मौत की वजह जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक कार्डियक अरेस्ट है, तो परिवार अपने दावे को लेकर के कोर्ट में दावा ठोकेगा, सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वहीं सरकार को पता है कि ये हाईली पॉलिटिकल मामला भी है, क्योंकि एक सजा याफ्ता कैदी है लेकिन 5 बार का विधायक है, और जो अपोजिशन की तमाम पार्टियां हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर, पोस्ट पर बयान दे करके सरकार को घेरने की कोशिश की है कि जेल के अंदर जो मौतें हो रही हैं उसको लेकर के सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। तो इस हाईली पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामले में सरकार को भी अपना पक्ष रखना है, इसीलिए जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें 5 डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई और विसरा भी रख लिया गया है ताकि वो सबूत के तौर पर काम आए। जी शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए रणवीर सिंह आपका बांदा से। तो 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई। अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कृष्णानंद राय के गांव गुदौर में क्या माहौल है, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी ने। 29 नवंबर 2005 की वो बात है, उस दिन की वो बात है जब यहाँ के विधायक कृष्णानंद राय यहाँ से एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने जा रहे थे और रास्ते में यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर मुख्तार अंसारी के लोगों ने लगभग 400 राउंड गोलियां फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी। हमारे साथ इस वक्त गुड़ाऊ गांव के लोग जुड़े हुए हैं। ये वही गांव है जहां से कृष्णानंद राय, इनका पैतृक गांव है, ये पैतृक उनका घर है, और हमारे साथ उन गांव वाले बात करने के लिए जुड़े हुए हैं कि भैया क्या था मुख्तार अंसारी का खौफ, क्या उनका कहना है मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई है, उस पर उनका क्या कहना है। आपका नाम? राहुल राय सर। राहुल जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा उस समय क्या माहौल होता था, जब 2005 से पहले का क्या माहौल हो, क्या डर होता था यहाँ पे मुख्तार अंसारी का? देखिए, जो भी इससे पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले जो है जो भी शासन सत्ता रहा वो सबका जो है इनके ऊपर बर्दाश्त रहा, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, जो भी हो, तो शासन का पूरा इनको जो है सहयोग मिलता था, जिससे ये शासन को जो है अपनी मुट्ठी में रखते थे। चाहे वो एसपी हो, डीएम हो, डीजीपी हो, कोई भी हो, इनके सामने जो है सब लोग जो है इनके हाथों में होते थे, पूरा शासन इनके नियंत्रण में होता था। तो इससे पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले जो है बीजेपी से पहले की जो भी सरकार रही है, यही जो है पूर्वांचल के सरकार हुआ करते थे। यहाँ पे गांव में क्या खौफ रहता था? देखिए, गांव में तो सर इधर पूर्वांचल के जो भी इधर गाजीपुर हो, मऊ हो, बलिया हो, इधर के इलाके में जो है ये जो कहते थे वही सब कुछ सही था। इनके विरुद्ध जो है किसी की मजाल नहीं थी कि एक शब्द जो है कोई बोल दे, इनके ऊपर जो है कुछ शब्द जो है टिप्पणी कर दे। आंखें दिखाने की तो बात बहुत दूर की ही बात है सर। आपका नाम? मेरा नाम सुधीर कुमार पांडे। क्या कहना चाहिए? 29 नवंबर 2005 की घटना बहुत निंदनीय थी, बहुत जघन्य अपराध हुआ था, ठीक ना। और उस
उसकी भरपाई अभी नहीं हुई है, उसकी भरपाई अभी नहीं हुई है। अच्छा, हाँ, 7 लोग मारे गए थे। आप कुछ बता रहे थे यहाँ पे किस तरीके का दृश्य था? हाँ, 16 फिल्म का था दृश्य। यहीं पे गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ रुकी थी, क्वालिस 3, 2 क्वालिस थी और 3 क्वालिस थी, ठीक ना। यहीं पे लगभग माननीय विधायक जी थे, श्यामा शंकर राय प्रमुख जी थे, रमेश राय थे, शेषनाथ पटेल थे, उसके बाद निर्भय उपाध्याय थे और 2 अन्य लोग थे, ठीक ना। उनका मैं मुन्ना यादव गाँव ही के थे वो भी, ठीक ना। उसके बाद यहाँ से गाड़ी से लाश निकाला गया और वहाँ पे जो गिट्टी रखा है वहीं पे चौकी पे 7 लाशों को मतलब रखा गया, ठीक ना। और उसके बाद भाई बहुत गमगीन माहौल था। तो देखिए, ये थे गांव वाले। इनका ये कहना है कि गांव में इस बात का ज़रूर जश्न मनाया गया है, मगर वो रात जो है, वो हॉरर जो है, वो बार बार वो रिविजिट होता है। लगभग 400 राउंड फायरिंग हुई थी और यही यहाँ पर ही ये उन्हीं का घर है, कृष्णानंद राय का, और यहीं पर जो है लगभग 7 डेड बॉडीज़ यहाँ पर थीं। और ये पूरे गांव के लिए एक बहुत ही ना भुलाने देने वाला मंजर रहा है और आज भी गांव उस मंजर को भूल नहीं पाया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ सुनील सिंह और तनिष्क पंजाबी, एनडीटीवी के लिए। और मुख्तार अंसारी के घर के आसपास रह रहे लोगों का क्या कहना है, मोहम्मदाबाद पहुंचे हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी। मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई है। हम इस वक्त उनके घर के पास मौजूद हैं मोहम्मदाबाद में। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी दुकानें बंद हैं और यहाँ पे भीड़ जमा है, लेकिन कई उनके ऊपर जो भी केस दर्ज हों, लेकिन कई लोगों के लिए वो यहाँ पर उनका एक नाम था, रॉबिन हुड या मसीहा भी माने जाते थे। हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या उनका कहना है, जो उनके घर के आसपास लोग रहते हैं जो उनको रॉबिन हुड मानते हैं। आपका नाम? रमेश प्रसाद गुप्ता। रमेश जी, क्यों मुख्तार अंसारी को यहाँ पर रॉबिन हुड बोला जाता है या मसीहा बोला जाता है? चूँकि वो गरीबों के लिए हमेशा अपना हाथ लंबा करके लोगों से मिलते थे, लोगों की मदद करते थे। उनका पूरा परिवार राजनीतिक परिवार रहा है। अभी भी वो गुजर चुके हैं, लेकिन किसी के दिल से नहीं गुजरे हुए हैं। अभी भी सब मानता है कि हमारे दिलों में वो बसे हुए हैं। अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो हमारे खातिर वो गरीबों के मसीहा थे और अमीरों के भी मसीहा थे। वो नहीं है तो क्या किया जाए। कैसे मसीहा थे, कैसे उन लोगों की? ये गरीबों के लिए माने दान पुण्य कर देते थे। शादी ब्याह जैसे कोई बात हो जाती थी तो बहुत अच्छे से रहते थे और सारे लोग में तालमेल अच्छा था। हमारे विधायक जी जहाँ भी खड़ा होते थे, मऊ से 5 बार विधायक थे। लेकिन भाई हमारी सरकार की नज़र में जो गलत है, लेकिन वो जनता के नज़र में गलत। हम यही कहना चाहेंगे कि अब तो जो हो गया ये तो बहुत दुख वाली बात है और सभी हम सबसे अब यही कह रहे हैं कि अब तो नहीं रहे, लेकिन जो जितने उनके लड़के हैं, उनके और भाई हैं, उन लोगों से यही कहना है कि हम लोग आज भी वो नहीं रहेंगे तो भी क्या, लेकिन हम लोग फाटक पे आते रहेंगे और आना जाना हम लोग को लगे रहेगा। फाटक में आपको बता दूं, मुख्तार अंसारी के घर को फाटक यहाँ पे बोला जाता है। आना जाना लोगों का लगा रहता है वहाँ पर, जरा बताइए। जी जी, एकदम लगा रहता है। ऐसा है कि कोई दुख हो गया, कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गया, परेशानी वो लेकर के हम लोग आते हैं और यहाँ से हल करके हम लोग यहाँ से जाते हैं। हमारे गांव में भी जाते हैं, शादी ब्याह पड़ता था न्योताकारी में, वो हम मदद बहुत करते थे। कि कुछ व्यक्तिगत तौर पे कभी मदद करी है? हाँ, हमारे लड़की बीमार थी, हमारे लड़की का दम मरद, उसमें टीबी का बीमार थे, उसमें दिए 5,000 रुपये दिए थे। दुनिया की नज़र में एक अलग छवि है और यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए वो यहाँ पर मसीहा, रॉबिन हुड माने जाते हैं। जैसे कि हमने बात करी, सबने बताया कि कई लोगों की मदद करी थी मुख्तार अंसारी ने, काफ़ी दान वान भी करते थे, मिलते जुलते रहते थे अपने लोगों से इलाके के अंदर। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ सुनील सिंह और तनिष्क पंजाबी, एनडीटीवी। महीनों की जद्दोजहद के बाद बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। हालांकि इस बंटवारे से कांग्रेस खेमे में कुछ नाराजगी भी सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी सबसे ज्यादा सीटें 26 सीटों पर वो लड़ेगी, वहीं कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें दी गई हैं। जिस सीट पर सबसे ज्यादा विवाद रहा और जिस पर गौर करने वाली बात यह है कि इस सीट बंटवारे में पूर्णिया सीट आरजेडी को दे दी गई है। पूर्णिया से आरजेडी की बीमा भारती उम्मीदवार हैं।
पप्पू यादव की लगातार डिमांड के बाद भी पूर्णिया सीट कांग्रेस को नहीं मिली है। सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस असेंबली इलेक्शन अब यहाँ असेंबली बाई इलेक्शन उनका था, यह सीट भी वो लड़ेंगे। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। राष्ट्रीय जनता दल गया, नहीं छोड़ दीजिए, चलिए आप पढ़िए। राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। तो क्या पूर्णिया में पप्पू यादव फ्रेंडली फाइट करेंगे? थोड़ी देर पहले एनडीटीवी से बातचीत में जब से ये सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। पप्पू जी, आपने कहा सीमांचल पे कांग्रेस, लेकिन सीमांचल की सीटें देखें, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, ये सब आरजेडी लड़ेगी। आपके लिए सीट छोड़ी नहीं गई है, तो क्या हम माने कि अभी भी आप पूर्णिया सीट लड़ेंगे? क्या फ्रेंडली फाइट हो सकती है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में? अच्छा, कांग्रेस नेतृत्व की बात हुई, हम ही आपको बता पाएंगे क्या? वो हमारे आला कमान है, नेता हैं, फैसला उन्हें लेना है। मैं अपने मन की बात और सीमांचल की जनता की बात आपको बता रहा हूँ। सीमांचल की जनता देश में राहुल गांधी जी को पीएम देखना चाहती है। मेरा संकल्प राहुल जी को लेके है और पूर्णिया में 4 जून को कांग्रेस का झंडा यहाँ स्थापित रहे होगा, वो मैं इतना कह सकता। तो पूर्णिया से टिकट चाहते थे पप्पू यादव, लेकिन आरजेडी ने ये सीट अपने नाम की है और बीमा भारती को उम्मीदवार यहां से आरजेडी ने बनाया है और पप्पू यादव अब कह रहे हैं कि वो फ्रेंडली फाइट करेंगे। हालांकि अब देखना होगा कि इस सीट पर किस तरह से ये फ्रेंडली फाइट होती है और वाकई महागठबंधन का खासतौर से इस सीट पर आगे की रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस को ये सीट चाहिए थी, पप्पू यादव को ये सीट चाहिए थी जिस पर वो अड़े हुए थे, लेकिन आरजेडी इससे पीछे हटने को तैयार नहीं थी और आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को उतारने का इसमें फैसला लिया है। बिहार में महागठबंधन को लेकर सीटों का बंटवारा एक लंबी जद्दोजहद के बाद आज हुआ। आरजेडी को सबसे ज़्यादा सीटें 26 सीटें लड़ेगी आरजेडी और कांग्रेस 9 पर और लेफ्ट को 5 सीटें मिली हैं। तो पप्पू यादव की आगे की रणनीति क्या हो सकती है, इस पर तमाम चर्चाएं तेज है, लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो फ्रेंडली फाइट करेंगे। तो महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव के मैदान में होगी और सीधे चलते हमारे सहयोगी मनीष कुमार के पास। मनीष, जो बात पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो फ्रेंडली फाइट करेंगे, इसका इस वक्त हम क्या मतलब निकालें? देखिए, सिक्का थोड़ी सी आपको पप्पू यादव के पिछले 5 वर्षों के राजनीतिक पृष्ठभूमि का भी आपको ध्यान रखना होगा कि 2019 और 2019 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने बलबूते जोर आजमाइश करके मधेपुरा लोकसभा और मधेपुरा में फिर विधानसभा क्षेत्र से भी अपनी जोर आजमाइश की और दोनों बार उनको मुँह की खानी पड़ी।
लोकसभा चुनाव में उनका जमानत भी नहीं बचा, विधानसभा चुनाव में भी उनको कोई बहुत ज़्यादा वोट नहीं आया। अब सवाल यह है कि पूर्णिया में क्या फ्रेंडली फाइट होगी, तो इसका निर्णय पप्पू यादव से अधिक कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है, शीर्ष नेतृत्व है, उसे करना है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है, यहाँ पर पेच यह है कि क्या एक पूर्णिया की सीट के लिए अपने बाकी 9 सीटों को कांग्रेस पार्टी दांव पर लगाएगी, क्योंकि अगर पप्पू यादव फ्रेंडली फाइट में पूर्णिया से उतरते हैं तो वैसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी को इस सच्चाई से एक तरह से अवगत होना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता खुद ही मानते हैं वैसे, क्योंकि बिहार के अंदर वो चाहे आरजेडी के उम्मीदवार हों या कांग्रेस के उम्मीदवार, उनका सारा दारोमदार तेजस्वी यादव के प्रचार पर ही निर्भर है, या लालू यादव के जो भी बूथ मैनेजमेंट कहिए या बैकरूम मैनेजमेंट पे। तो वैसे में कांग्रेस पार्टी के नेता खुद ही मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आज की परिस्थिति में और आने वाले दिनों की राजनीति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पप्पू यादव अभी तुरंत वो 1 सप्ताह पहले ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, वैसी परिस्थिति में वो अपने आरजेडी जैसे पुराने एलाई को नाराज़ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर पप्पू यादव फ्रेंडली फाइट में उतरते हैं तो वैसे में तेजस्वी यादव से बाकी के 9 कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना जो है वो मुश्किल हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सेफ खेलेगी और वो चाहेगी कि ऐसा कोई स्थिति ना आए जिससे कि आरजेडी के साथ रिश्तों में खटास हो। सिकटा जी, शुक्रिया इस पूरे मुद्दे को बारीकी से समझाने के लिए मनीष कुमार आपका। तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो फ्रेंडली फाइट के लिए उतरेंगे, लेकिन ये कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, जैसे कि मनीष भी कह रहे थे। देखना होगा कि आखिरी फैसला इस पर क्या होता है। वैसे पूर्णिया सीट आरजेडी ने अपने नाम की है। हम आपको बता दें, आज रात 8 बजे ज़रूर देखें चुनाव पर हमारा खास पेशकश बैटल ग्राउंड। एनडीटीवी ग्रुप के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ कर्नाटक के रण पर होगी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स के बीच बातचीत हुई है। दोनों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर यूपीआई तक, पर्यावरण से लेकर टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर बात हुई। इस बातचीत का उद्देश्य ये रहा कि किस तरह से प्रौद्योगिकी के जरिए आम जनता के जीवन में व्यापक बदलाव किया जा सकता है और वित्त से लेकर हेल्थ सेक्टर में सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। Digital government. India is not only adapting technology, but it's actually leading the way. What are some of the things you're excited about? Health, agriculture and education. मैंने जो आरोग्य मंदिर बना है, 2 लाख आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर विलेजेस में, ये जो मेरे हेल्थ सेंटर है उनको मैं डायरेक्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेस्ट हॉस्पिटल के साथ उनको जोड़ देता हूँ। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमाल है। और दूसरे पर एजुकेशन, मैं बच्चों को बेस्ट एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूँ। टीचर की जो कमियां है उसको मैं टेक्नोलॉजी से भरना चाहता हूँ। मेरे यहाँ एग्रीकल्चर में भी मैं बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहा हूँ और मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूँ। एआई का महत्व बहुत है और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ, हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। आई एम यूजिंग माय नमो ऐप और मैं एआई का बड़ा उपयोग करता हूँ और मेरे लिए पूरे देश में बहुत काम आता है। ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर, टेक द सेल्फी। Okay. Yeah. Wow. So you can see. Wow. Not only this, since last 20 years, मेरे साथ आपके जितने भी फोटो होंगे, जितने भी मेरी फोटो होंगे 20 साल की, सारे इस पर आ जाएंगे। कभी और किसी पब्लिक फंक्शन में
मान लीजिए आपका एक 1/10 पार्ट दिख रहा है, तो वो फोटो में भी अगर मैं दिखता हूँ और आपका 1/10 भी दिखता है, वो भी उसको वो रिकग्नाइज करके ले आता है। तो आज टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है, और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के प्रयोग हमें वैल्यू एडिशन करते हैं। अब आपने देखा होगा कोविड में दुनिया सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही थी। मेरे यहाँ मुझे वैक्सीन लेना है तो मैं कोविन ऐप पर जाकर के कितने डिस्टेंस पर मुझे मिलेगा, कौन सा टाइम स्लॉट मिलेगा, और मेरा सर्टिफिकेट भी मुझे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिल जाता था। और कोविन मैंने ओपन सोर्स कर दिया था, कोई भी उसका उपयोग कर सकता है। तो ये मेरा होगा, उसका कारण डिजिटली बहुत लाभ हुआ है मेरे देश में। मुझे बहुत खुशी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हम काफी काम, हम न्यूक्लियर के अंदर काफी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। उसी प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन को हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं तमिलनाडु में था तो हमने एक हाइड्रोजन से चलने वाली बोट मैंने वहां से रवाना की, जो काशी में मेरे जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली, पॉल्यूशन फ्री ये बोट काशी से अयोध्या के लिए चलाने के लिए मैंने सोचा है, ताकि क्लीन गंगा की मेरी जो मूवमेंट है उसको भी मदद मिलेगा, एनवायरनमेंट कॉन्शियस सोसाइटी के लिए भी वहां से एक मैसेजिंग होता रहेगा। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ का डिमांड नोटिस भेजा है। ये नोटिस साल 2017-18 से लेकर साल 2020-21 के लिए भेजा गया है। आईटी डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए इस नोटिस में टैक्स के साथ ही जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर तीखा हमला किया। माकन ने इसे टैक्स टेररिज्म बताते हुए कहा कि इनकम टैक्स नोटिस के जरिए कांग्रेस को अपंग करने की कोशिश हो रही है। अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस को आयकर विभाग से कुल 1823 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगले हफ्ते की शुरुआत में इनकम टैक्स के इस नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सीताराम केसरी जी के जमाने के 53 करोड़ का डिमांड कांग्रेस का 1993-94 का कांग्रेस को आया, और टोटल पिछले इसी तरीके से उन लोगों ने 5 सालों का दिया है, 3 सालों का और वो बना रहे हैं। टोटल 1823 करोड़ की डिमांड कांग्रेस पार्टी से करी गई है। 1823 करोड़ का डिमांड इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी से किया है। तो आप ये सोचिए कि एक तरफ बीजेपी की जो वायलेशंस हैं उसको आंख बंद कर रहे हैं, और हमारे हिसाब से वो अगर वायलेशंस वही बात बीजेपी पे लगाया जाए तो 4600 करोड़ का बनता है। और कांग्रेस को गलत तरीके से फंसा करके, कांग्रेस को गलत तरीके से सीताराम केसरी जी के जमाने के एक चीज टाइम बार होती है, और ये 1993-94 की डिमांड 53.9 करोड़ मिलाकर के 1823 करोड़ का इन्होंने जो लगाया है, ये कहां की लेवल प्लेइंग फील्ड है और कहां का ये डेमोक्रेसी हमारे देश के अंदर हमारी बच गई।